गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी हम होंगे कामयाब, उस सीरीज को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो भी आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं उनको भी हम सबको आज दूर करते हुए जाएंगे। तो कल हमने जिस तरीके से देखा था कि जो हमारी प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज की, वो हम स्टार्ट कैसे करें, तो उसकी स्टार्टिंग के बारे में हमने बात की थी। किस तरीके से बेसिक सब्जेक्ट पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, डिस्कशन कहाँ से सुनना है। तो ये तो सब मतलब कॉमन था। लेकिन आप सोचिए, एक जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि आरएस के साथ साथ आईएएस की भी तैयारी हो जाए, क्योंकि आरएस अकेला मतलब एक तो ज्यादा टाइम ले लेता है। तो मतलब कि जैसे 2018 की वैकेंसी देखिए, 2018 में हुआ उसका प्रीलिम्स, 2019 के अंदर है ना उसका मेंस हुआ, 2020 में उसके इंटरव्यू, 2021 में जाते जाते रिजल्ट आया। तो इतना लंबा टाइम ले लेता है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहता कि मैं 3 से 4 साल तक है ना एक ही वैकेंसी के पीछे वेट करता रहूं। तो स्टूडेंट हमेशा चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा हो कि अल्टरनेटिव के तौर पे आए, और अल्टरनेटिव के तौर पे भी वो ना हमेशा सिविल सर्विसेज ही चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम ही सिविल सर्विसेज होता है कि हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। तो उनका सवाल आता है कि ना हम आईएएस की और आरएस की तैयारी एक साथ कैसे करें। तो आपने जनरली देखा होगा कि ये बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे होते हैं, और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको दोनों के सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होती है और वो समझा पाते हैं। लेकिन हमारी इस सीरीज के अंदर मैंने आईएएस का भी पेपर दिया है, आरएस का भी पेपर दिया है। आरएस के थ्रू मैं निकल चुका हूँ, यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आपको इन दोनों की जर्नी है उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करवा सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि इन दोनों के पर्सपेक्टिव में क्या अंतर है, किस तरीके से आपको एक साथ तैयारी करनी है। तो आज की हम इस सीरीज में यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग आईएएस की आरएस की दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, और मैं कहूंगा कि कुछ हद तक ऐसे जो एसआई को भी साथ करना चाहते हैं, क्योंकि एसआई का भी जो सिलेबस है ना वो हमारे आरएस के सिलेबस से ही लगभग मैच करता है। तो यदि ये जो 2-3 एग्जाम है उनकी एक साथ तैयारी की जाए, यदि फिर दूसरे स्टेट के पीसीएस को भी ऐड कर सकते हैं हम। जैसे यूपी पीसीएस का तो जो सिलेबस है वो हमारे पूरे आरएस आईएएस के सिलेबस जैसा ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज हम ये देखेंगे कि इनका सिलेबस को ना मतलब कि एकदम ऑथेंटिक बात करेंगे कि कितना परसेंट सिलेबस है ना इसमें रिपीट होता है, क्वेश्चंस के ना जो डिफरेंस क्या आता है ये आईएएस में और आरएस के अंदर। तो उन पे आप आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलो आज का सेशन है जो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि ये हम सीरीज क्यों लेके आए हैं, इस सीरीज का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है कि कोई भी स्टूडेंट इस वजह से है ना मतलब कि फेल ना हो जाए कि उसको सही डायरेक्शन नहीं मिली थी। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी स्टूडेंट के टॉपर होते हैं तो उसके जो फैमिली वाले हैं वो सभी उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस होती है। तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सभी को एकदम सही गाइडेंस, और जो छोटी से छोटी बात है ना उसको भी एकदम क्लियर करके जाऊं मैं, चाहे एकदम छोटी सी बात। अब हमें लगता है कि ये छोटी छोटी बातों के ऊपर क्यों फोकस करना है, कि कोचिंग कहाँ से करें, कौन से नोट्स पढ़े, या रिवीजन कितनी बार करें, किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़े। लेकिन ये बातें एक साथ जब कलेक्ट होती हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारे बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट करती हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, कि एक मोबाइल चल रहा है, ठीक है, उस मोबाइल में आप 15-20 ऐप को खोल दीजिए, फिर आप दूसरी ऐप चलाइए, तो वो जो 15-20 ऐप है वो बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, और जब वो बैकग्राउंड में चलती हैं तो मोबाइल की जो बैटरी है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम एक ही केवल ऐप चला रहे होते हैं, पीछे वाली जो ऐप है उनको, जो टैब है उनको यदि हम बंद कर देते हैं, तो हमारी जो बैटरी की एफिशिएंसी होती है वो काफी अच्छी आती है। तो सेम ह्यूमन माइंड के साथ है, इसकी भी एक बैटरी है, एक लिमिटेड एक इसकी कैपेसिटी है जिससे ये वर्क करता है। उसमें जब हजारों डाउट चलते हैं कि मैं कोचिंग सही कर रहा हूँ, मैं कहाँ से कर रहा हूँ, मेरे को नोट्स बनाने चाहिए या नोट्स नहीं बनाने चाहिए, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, मैं ना बीए में स्टार्ट कर देता तो कैसा रहता, अब बाद में स्टार्ट किया तो मेरा क्या रहेगा। इस तरीके के हजारों डाउट चलते हैं, और उसकी वजह से जो ब्रेन की एफिशिएंसी है ना कंसंट्रेट करके जो पढ़ने की, वो कम हो जाती है। अब बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में तो कोई बात भी नहीं करता। अब जैसे कि मैंने एक जनरली देखा है कि नोट्स बनाना, लोगों को यह भी नहीं पता है कि नोट्स को किस तरीके से बनाया जाता है, मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि जब मुझे नहीं पता तो मेरे बाकी जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी इस चीजों के बारे में नहीं पता होगा। तो उनके बारे में मैं रिसर्च करता हूँ कि यार इनको किस तरीके से नोट्स बनाया जाए, किस तरीके से ना आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रिपरेशन को एकदम ईजी कर दिया जाए, ठीक है। अब जैसे टेक्नोलॉजी का ना मतलब पढ़ाई के अंदर क्या यूज करना है, मैं आपको बोल दूं कि मेरे को 5 ऐप बता दो जिसके अंदर आप नोट्स बना सकते हो। 5 ऐप ऐसी, 5 वेबसाइट ऐसी बता दो जो आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में काम आएंगी। 5 साइट ऐसी बता दो जहां पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। 5 साइट कुछ ऐसी बता दो जहां पे आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आपको ना मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ बता नहीं पाओगे।
तो ये चीजें कहीं बुक में तो मिलेगी नहीं। और मार्केट के अंदर जाओगे तो कोई भी कोचिंग वाला ना आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि भाई उस कोचिंग की वेबसाइट पे जाके देखो या ये देखो। लेकिन आपको यहाँ पे धर्मेंद्र सर का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने एकदम ओपन प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जाइए, कुछ भी बताइए बच्चों को केवल गाइडेंस मिलनी चाहिए। ये नहीं बोलना कि हर चीज में है ना पतंजलि कोचिंग के नोट्स पढ़ो या पतंजलि की वेबसाइट, पतंजलि के करंट अफेयर। हालांकि इन्होंने ये काफी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे डेली आता हूँ तो मैंने इनको देखा है कि ये किस तरीके से करंट अफेयर बना रहे हैं, किस तरीके से नोट्स बना रहे हैं। इवन जो राजस्थान में जो नोट्स है वो इंग्लिश मीडियम के आरएस के लिए नोट्स नहीं मिलते, फिर भी ये सब लोग आरएस के नोट्स है ना जो इंग्लिश मीडियम में भी काफी अच्छे बना रहे हैं ये तो। लेकिन वो तो एक पार्ट अपार्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो बात मैं केवल यही करने वाला हूँ कि किस तरीके से छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमारी ना जो एफिशिएंसी है उसको खत्म कर देती है। हम डाउट में रहते हैं और कई बार ऐसा कोई स्टूडेंट होता है जो आरएस की और आईएएस की दोनों की एक साथ तैयारी कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसको सही गाइडेंस नहीं होती। और आप देखिए कि यदि आईएएस की और आरएस की दोनों की तैयारी सही एक साथ करेगा तो दोनों जगह अच्छी परफॉर्म करने की उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको आरएस की तैयारी करोगे तो फैक्चुअल नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा होगा, और आईएएस की तैयारी करोगे तो वहां पे एनालिटिकल और जो एनालिसिस करने वाला पार्ट है, थिंकिंग वाला पार्ट है, वो आपका ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और जब दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे ना तो मतलब जो एक क्वेश्चन का आंसर आएगा या जो एक एफर्ट निकल के आएगा ना स्टूडेंट का, मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट रहेगा। तो आज हम इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सीरीज मेरी इसीलिए है कि कोई भी बच्चा ना किसी भी छोटे से छोटे डाउट की वजह से परेशान ना हो। ठीक है, हमारी सीरीज की जो इंस्पिरेशन है वो है हमारे अब्राहम लिंकन सर, जिन्होंने बताया था कि यदि 6 घंटे में पेड़ काटना है ना तो मैं 4 घंटे तक तो कुल्हाड़ी को शार्प करता रहूंगा। तो इन सीरीज के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं कि जो आपके ब्रेन है जिसको कुछ करना है उसको एकदम कि इस तरीके से डाइवर्ट नहीं होना, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि फिर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाओगे ना, यदि आपका जो माइंड है उसकी स्किल सारी शार्प है, तो जिस तरीके से कुल्हाड़ी शार्प होती है तो पेड़ बहुत जल्दी कट जाएगा। तो ये आरएस का एग्जाम है वो एक चांस में ही क्लियर हो जाएगा, 6 महीने में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये सेम अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ये बात बोली थी कि ना आपको गेम खेलने से पहले गेम के सारे रूल पता होने चाहिए, छोटे से छोटा रूल पता होना चाहिए। आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्रिकेट के आपको थोड़ा रूल तो पता होना चाहिए ना कि ये बॉल ऐसे करवाएगा, इधर हम कर सकते हैं, इस तरीके से आउट कर सकते हैं। यदि आप सोचोगे कि गेम खेल लेता हूं रूल साथ साथ सीखता जाऊंगा तो आप उसमें बहुत लंबा टाइम कंज्यूम कर लोगे। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं कि किस तरीके से शुरुआत करें, किस तरीके से एक साथ करें, कैसे न्यूज़पेपर पढ़े, कैसे एनसीईआरटी पढ़े, वो बहुत छोटी चीजें होती हैं, लेकिन उनके बारे में जब कोई एनालिसिस करता है ना तब पता चलता है कि ये छोटी छोटी चीजें ही रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क लेके आती हैं। ठीक है, ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ताकि आपको लगे कि हाँ ये जो हमें गाइड कर रहा है वो इन एग्जाम्स के थ्रू निकला हुआ है और उसको इतना एक्सपीरियंस है कि वो हमें थोड़ा गाइड कर सके। ठीक है, तो हम ये कल का टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ना जो मतलब कि इनको शुरुआत की जा सकती है। जो हमने इनिशियल शुरुआत करने वाला पोर्शन है उसको यहाँ पे ना मेनली पढ़ा था पहले कि बच्चे कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में क्या कर सकते हैं, जब वो एग्जाम ओरिएंटेशन में जाए तब उस समय क्या करना है उनको, और किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स को वो पहले पढ़ सकते हैं, 2 स्ट्रेटेजी क्या हो सकती हैं, न्यूज़पेपर और उनके बेसिक्स करना है या कोई वो पढ़ना है। तो ये सब तो हमने कुछ पढ़े थे और कुछ ध्यान रखने लायक मैंने बातें बताई थी कि जो भी स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट है वो सबसे पहले इन 4-5 बातों का ध्यान रखें ताकि जो आपकी प्रिपरेशन हो वो काफी स्मूथ हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तैयारी की जो आरएस और आईएएस की तैयारी है और इसके साथ आप कोई दूसरे कंपटीशन एग्जाम भी ऐड कर सकते हो कि इन एग्जाम्स की तैयारी में तीनों एग्जाम की तैयारी कैसे करूं। आप बताओ कि जो बीए का स्टूडेंट है या जो भी बीटेक, बीए का मतलब है कि कोई भी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसको करना है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। ठीक है, तो मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है उन्होंने ना बीए कर लिया, उसके बाद एमए भी किया, उनको ये भी नहीं पता कि बीए के बाद हम क्या कर सकते थे, तो फ्लो में चलते गए, एमए भी कर लिया, एमए के बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए, टीचर का एग्जाम देना चाहिए, सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, और वो लोग है ना काफी पहले से सोच रहे हैं कि आरएस बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन ये बीच में भटक क्यों जाते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि हमें आगे जाके करना क्या है। ठीक है, तो अब है ना जो भी कोई एग्जाम होगा और दोनों जो आईएएस आरएएस के साथ किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उनको समझना चाहिए कि किस तरीके से हम देखते हैं कि सिलेबस कैसा है। ज्यादातर ना मैं बता रहा हूँ 50% लोग तो जो सोचते हैं ना कि आरएएस बनना, आईएएस बनना, उस टाइम तक है ना सिलेबस को देखते भी नहीं है। जब वो कंपटीशन एग्जाम में उतरते हैं और कोचिंग में जाते हैं या टॉपर बोलता है कि यार सिलेबस देखो,
उस समय सबसे पहली बार है ना वो सिलेबस उठा के देखते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, आपको जिन भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है उनके सबके सिलेबस एक साथ रखिए। फिर आप देखिए कि इन सिलेबस में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको मैं ना एक साथ कर सकता हूं, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको अलग करना पड़ेगा, अलग करने वाले पार्ट को कितना एफर्ट देना पड़ेगा। इन एग्जाम का जो नेचर है पूछने का वो किस तरीके का है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है या सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब है ना मतलब पहली स्टेज में क्या था कि है ना जो फ्रेशर ने, जैसे लास्ट के वीडियो में हमने देखा था, जैसे फ्रेशर स्टार्ट करता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करे, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से तो आपका जो माइंड है वो ब्रोडन हो रहा है, दुनिया की अलग अलग चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है वो तो स्टेज आपको फॉलो ही करनी है। आरएसटीवी डिस्कशन से भी वही हो रहा है, और जो बेसिक फंडामेंटल है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तो हर एग्जाम के अंदर आएंगे। कोई भी एग्जाम एक ऐसा नहीं है जिनके अंदर ये 4 सब्जेक्ट ना नहीं आते हो, वो तो सारा ना, तो फर्स्ट स्टेज तो आपको ना सेम वैसे ही करनी है कि जो ना मैंने पहले बताई थी। ठीक है, अब सेकंड स्टेज के अंदर आपने क्या किया, सेकंड स्टेज के अंदर यदि आपके पास एक ही ऑब्जेक्टिव होता कि मुझे तो आईएएस बनना है या मुझे तो आरएस बनना है, तो आप ना उसके रिस्पेक्टिव एग्जाम के जो टॉपर्स होते उनके वीडियो देखते, उनकी स्ट्रेटेजी देखते और वहां से करते। लेकिन आप पहले ये देखो, पहले आपने जैसे कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो आप ना जो फ्रेशर वाली अप्रोच अपनाओ कि न्यूज़पेपर पढ़ो, राज्यसभा टीवी के डिस्कशंस देखो और फिर क्या करो, बेसिक फंडामेंटल्स को आपने क्लियर करो। अब जब आप सेकंड थर्ड ईयर में आ चुके हो, मतलब आपको पता है एक आप मतलब कि दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी करूंगा और जो भी एग्जाम आएगा उसको सबसे पहले दूंगा, तो दोनों एग्जाम का जैसे मैंने बताया कि सिलेबस रखो और है ना जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है ना उनका कवर करो। क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट अब देखे जैसे कि ना आईएएस के अंदर तो क्या होता है, एक ऑप्शनल आता है, लेकिन आरएस के अंदर तो चारों कंपलसरी पेपर है। लेकिन आपने आईएएस में ना मतलब ऑप्शनल पेपर से स्टार्ट कर दिया, मानो जैसे मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी की ना स्टडी स्टार्ट कर दी, फिर पता चला अचानक से आरएस का एग्जाम आ गया, तो वो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी है जो आरएस में तो कोई काम आएगी नहीं। तो एक हम इस चीज पे भी चर्चा करेंगे कि आप कौन कौन से ऑप्शनल है ना सिलेक्ट कर सकते हो जब आरएस की और आईएएस की तैयारी ना आप एक साथ कर रहे हो, और उनको सेलेक्ट करते टाइम और कौन से डिसीजन होने चाहिए उनके बारे में भी हम आराम से बात कर लेंगे। लेकिन आपको सेकंड स्टेज में क्या करना है कि जो कॉमन सिलेबस है ना उसको पूरा कवर करना है। अब आप बोलो कौन कौन सा कॉमन है, तो आप सिलेबस मैच कर सकते हो, लेकिन मैं ब्रॉडर टर्म में ना लिख के लाया हूं कि कौन कौन सी जो सिलेबस है वो कॉमन है जिनको आप कवर कर सकते हो। और उसके बाद आप है ना क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना कि आईएएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, आरएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ना डिफरेंस समझ में आ जाएगा। दूसरा मैं इसमें यही कहूंगा कि जो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के डिस्कशन है ना उनको सुनना स्टार्ट कर दीजिए आप सेकेंड स्टेज में, क्योंकि आईएएस के लिए तो ये मस्ट है। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस यदि आप नहीं पढ़ोगे ना तो ये मान लो कि आईएएस के पेपर में आप ना मतलब कि बहुत ज्यादा डिफीट होने वाले हो। तो जनरली आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है पिछले 2 या 3 सालों के अंदर है ना पीछे लगातार है ना मतलब पीछे जाता जा रहा है। तो 100 जैसे 1000 में से 1000 तो सीटें आ ही नहीं रही आजकल, जैसे 800 सीटें हैं उसमें से 50-60 से ज्यादा लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हिंदी माध्यम से। तो उसका कारण ये नहीं है कि मतलब कि यूपीएससी किसी को मतलब कि इंग्लिश मीडियम को फेवर कर रही है, उसका कारण है कि ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इनके अंदर क्या है कि जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लिख रहे हैं इनके अंदर आर्टिकल्स, और जब वो आर्टिकल लिखते हैं या फिर बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग आर्टिकल लिखते हैं तो उससे क्या होता है ना कि एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट डेली उनके आर्टिकल पढ़ता है। तो जो लोग है ना अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके हैं प्रशासन में, उनके जो आइडियाज को सुनने की वजह से उसका जो विजन है वो ब्रॉडन हो जाता है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरे साथ के मतलब कई स्टूडेंट थे, वो हमेशा जो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का ना डिस्कशन कर लेते थे अपने दोस्तों के साथ, या फिर है ना आजकल तो मतलब कि हर हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इतना कंफर्टेबल तो होता है कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ ले। तो वो लोग क्या करते कि इंग्लिश का जो मटेरियल आ रहा है उसको पढ़ लेते थे, या जो न्यूज़पेपर के डिस्कशन वगैरह आते थे उनको पढ़ लेते थे। तो आपको दूसरी स्टेज में क्या करना है कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को जरूर इंक्लूड कर लेना है, वरना जो आईएएस की प्रिपरेशन हो जाएगी उसमें आप लैग पड़ जाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो मैंने बताया कि कॉमन सब्जेक्ट को एक साथ आपको कवर कर लेना है। तो ये आपका कवर कब तक हो जाना चाहिए, जब तक आप है ना कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि 4 ईयर का 4 ईयर का आपका कोर्स है तो 3 साल तक है ना ये चीजें सारी हो जानी चाहिए यदि आप साथ लेके तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और फिर 4th ईयर में आओ तो 4th ईयर के साथ आप एग्जाम दे सकते हो। तो आप देख लो कि आईएएस का एग्जाम देना है या आरएस का एग्जाम देना है, उसके हिसाब से आपके जो पर्सपेक्टिव है उनको आप बढ़ा सकते हो। तो चलो हम देखते हैं कि कौन से कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनको हमें तैयार करना चाहिए जो आरएस में भी आ रहे हैं और आईएएस में भी। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो 4 मैंने वैसे भी फंडामेंटल्स में बताए थे।
कि ये तो फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ये तो किसी भी एग्जाम में आएंगे, तो ये तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज थी आप उसी में भी कर रहे थे, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है। लेकिन अब जैसे साइंस, ठीक है, अब है ना मतलब कि आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा चैलेंज होगा, तो इसलिए ये क्या है कि पहले से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि साइंस भी पढ़ने वाले है ना ह्यूमंस ही हैं, ह्यूमंस ने उसको क्रिएट किया है, तो आप भी इसको आसानी से पढ़ सकते हो। तो ना अब आप कंपटीशन एग्जाम में जब आ जाओगे ना, तब तो क्या होगा ना कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होगा, आप सोचोगे दिन में 2 घंटे हिस्ट्री को दूं, 1 घंटे ज्योग्राफी को दूं, 1 घंटे साइंस को, तो उस टाइम पे जब टाइम लिमिटेड जब चीजें होती हैं तब उसमें आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, तो आप उसको केवल ऊपर से रटने की कोशिश करते हो। तो जब कंपटीशन में आ जाओगे तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उतना अच्छे से ना स्टडी नहीं कर पाओगे, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पहले से अच्छी स्टडी करें। और दूसरा जो वाइस वर्सा है कि जो बीटेक इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तो काफी अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनकी जो मतलब एकदम रूह होती है ना, मतलब कि मर्म क्या है इन सब्जेक्ट का, उनको हम कंपटीशन एग्जाम में कभी नहीं समझ पाते। तो आप जब पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करो तब इन सब्जेक्ट को डीप पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद आजकल इथिक्स का पोर्शन है, इथिक्स है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे कि ना आरएस का पेपर है, आरएस में जीएस 2 के अंदर है ना 65 से 70 नंबर की इथिक्स आती है, और इथिक्स है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है उसके अंदर भी रिपीट होती है। उसके अलावा ना सोसाइटी का पेपर है वहां रिपीट हो सकती है, और जो एसए का पेपर है ना वहां रिपीट हो सकती है। तो टोटल मेरा ये कहना है कि जो 800 नंबर का आरएस का पेपर आता है उसमें से 100 मार्क्स है ना इथिक्स की, यदि आपकी अच्छी कमांड है ना तो 100 नंबर आ सकते हैं। और इथिक्स और फिलोसॉफी का एक मतलब इथिक्स फिलोसॉफी का एक सब पार्ट टाइप में दिया हुआ है जो आरएस के सिलेबस में स्पेसिफिक दिया हुआ है। तो उसकी एक खास बात होती है कि इसमें या तो आप है ना सही लिखोगे या गलत लिखोगे, उसमें आप क्या है ना कि मतलब कि किसी भी प्रकार का ना जोड़ तोड़ और है ना लॉजिक लगा के या गपशप नहीं कर सकते इसके अंदर। जैसे गपशप करने के लिए ना मैं आपको ऐसे बोल दूं कि प्रशासक है वो करप्शन में क्यों लिप्त होते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को आपको यदि एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता तो भी आप ना नॉर्मल कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि ना मतलब लालच प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से मेटेरियलिस्टिक कल्चर बढ़ गया, सोशल एक्सेप्टेंस दे रखी है हमने करप्शन को, इस तरीके के बहुत सारे आप ना पॉइंट तो जनरल सेंस से भी सोच सकते हो। लेकिन जो इथिक्स और ये फिलोसॉफी के जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर यदि डायरेक्ट पूछ लिया कि कांट की क्या थ्योरी है, तो आपको या तो थ्योरी पता है या थ्योरी नहीं पता, और यदि आपको एग्जैक्ट अच्छी टर्म्स में नहीं पता ना तो फिर है ना उसको लिखने का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जो फिलोसॉफी होती है बहुत ही एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट टाइप जैसा होता है। तो आपको इथिक्स को भी ना कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इथिक्स भी दोनों एग्जाम के अंदर आता है। आईएएस के अंदर तो पूरा फोर्थ पेपर अलग से आता है 250 नंबर का, तो वहां जीएस 1000 का आता है, तो उसमें से 250 मार्क्स तो इथिक्स के ही है। और 6 है ना आरएस के अंदर भी है ना ओवरऑल यदि 65 नंबर की सेकंड पेपर में है, फिर 15-20 नंबर की थर्ड पेपर के अंदर आती है, तो ये ना मतलब टोटल ना आपको लगभग 100 मार्क्स के ना टॉपिक्स है ना कवर करेगी। साइकोलॉजी का भी 1-2 पॉइंट कवर कर लेती है, जैसे कि मतलब इधर अपने अलग अलग मतलब जो सेक्टर्स है ना, मतलब आप जैसे मतलब आप जब इथिक्स को सीखोगे ना तो वैल्यूज को सीखोगे, वैल्यूज के साथ आप एटीट्यूड को सीखोगे, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना तो उसका एक कॉमन पर्सपेक्टिव होता है कि एटीट्यूड चेंज करना है। जैसे आप देखिए कि ना मतलब एजुकेशन है तो ना महिला साक्षरता अपने यहाँ पे कम है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक उसका पार्ट होता है कि ना मतलब अपना एटीट्यूड चेंज करो। उसके लिए हमने क्या लाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्कीम थी, लेकिन उसको अभी ने अभियान बनाने की कोशिश की ताकि लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाए। ऐसे ही स्वच्छ भारत अभियान में ना हमने लोगों का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश की। तो एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो हर सब्जेक्ट के अंदर यूज आएगा। तो इस तरीके से कॉमन ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि इथिक्स है ना दोनों ही जगह पे ना अच्छा पोर्शन कवर करता है, और इस सब्जेक्ट को हम जनरली इग्नोर करते हैं, और जब कंपटीशन एग्जाम का टाइम आता है तभी इसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जब इस सब्जेक्ट की जो डेप्थ है उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फिर करंट अफेयर दोनों जगह कॉमन है, और मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग तो देखो सी सेट का पेपर आता है, और मैं बता रहा हूँ कि सी सेट का पेपर जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तो 50% लोग तो ना मतलब उसी में अटक जाते हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आईआईटी आईएम ऐसे स्टूडेंट भी अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो उतने अच्छे से मतलब नहीं कर पाते, और वहां पे एग्जाम के अंदर प्रेशर में आ जाते हैं। तो मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि मैथ और रीजनिंग को आप थोड़ा थोड़ा ना साथ में रखिए। आरएस के पेपर में भी जो प्रीलिम्स के अंदर आती है, आजकल मेंस के अंदर तो हटा दिए, लेकिन फिर भी आप ना यहाँ पे जो 20 नंबर की जो मैथ और रीजनिंग आती है उसको पूरा सोल्व कर दें तो आप ना 27-28 नंबर है ना ले लेते हैं, फिर आप कट ऑफ से ना बहुत पास चले जाते हैं। देखो अब मानो कि कट ऑफ है ना गर्ल्स की 70 गई, ठीक है, एक
मेरी बहन ऐसी है जिसको ना मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन उसने सारे सही कर दिए, तो वो लगभग 30 नंबर के आसपास है ना, मतलब कि उसके आ गए। तो अब उसको केवल 40 मार्क्स अचीव करने हैं। तो ये जो मैथ और रीजनिंग है ना, ये बहुत जरूरी है, यूपीएससी में भी जरूरी है। और बाकी कल को आपको ना मतलब यूपीएससी और आरएस की देखो सीटें ना कम होती हैं, आपको ऐसा लगे कि किसी और एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए मुझे, या फिर आपको एज ए कैरियर बैकअप ऑप्शन यदि रखना है, तो आपको ना मैथ और रीजनिंग आनी जरूर चाहिए। फिर है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर का ना मैंने एक लेक्चर पहले भी ले रखा है कि करंट अफेयर कब का पढ़ना चाहिए। तो मैं बीए के स्टूडेंट को ये बोलूं कि आज से करंट अफेयर पढ़ने लग जा, तो वो ना चीजें कैसी याद करेगा। तो मैंने उसमें बताया था करंट अफेयर में कि जो थीमेटिक करंट अफेयर होता है, जैसे किसी थीम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ है ना जन धन स्कीम जुड़ी हुई है, तो वो तो आगे आने वाले 5 या 10 सालों में भी काम की रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये ना महिला साक्षरता थीम के साथ जुड़ी हुई है, तो ये तो बहुत काम आएगी। लेकिन आज नया कोई कैग अपॉइंटमेंट हुआ है, या ना सीजीआई का अपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उनके जो नाम है ना उनको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 2-3 साल बाद जब पेपर दोगे ना, तो ना वो मतलब कि चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स की न्यूज, या किसी प्लेस चर्चा में रहा है, उन न्यूज को बिल्कुल नहीं देखना। आपको केवल क्या कौन सी करंट अफेयर पढ़ना है जो थीमेटिक हो, मतलब कि जैसे कोई वुमेन से रिलेटेड कोई इशू आ गया हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू, सोसाइटी से रिलेटेड कोई इशू हो, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बड़ा इशू हो, तो उन इश्यूज को आपको क्या करना है करंट अफेयर में कवर करना है। तो मैंने ये आपको ना टोटल 8 सब्जेक्ट बताए हैं। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लो, या जब तक आप फॉर्म में नहीं अप्लाई कर दो कि ये मैंने आरएस का फॉर्म अप्लाई कर दिया, उस टाइम तक आपको यदि आईएएस और आरएस दोनों की एक साथ तैयारी करनी है, तो इन 8 सब्जेक्ट को आपको एक साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब इन 8 सब्जेक्ट को कंटिन्यू करने से आप देखिए कि आप कितना % सिलेबस है जो यूपीएससी का कवर कर पाओगे, ठीक है। और फिर आरएस का भी हम इसमें सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हिस्ट्री कवर किया आपने, तो हिस्ट्री ना जो आरएस का जो मेंस जो आईएएस का मेंस है उसमें 100 मार्क्स के आसपास की आती है। ज्योग्राफी कवर की तो 80 मार्क्स की ज्योग्राफी भी आती है। वहाँ पॉलिटी देखी तो वहां पे 120 मार्क्स की पॉलिटी भी आती है। इकोनॉमी देखा आपने, पॉलिटी एंड आईआर भी कर लो साथ में, लेकिन आईआर क्या करंट अफेयर बेस्ड होता है, इसलिए मैं आपको अभी सजेस्ट ये नहीं कर रहा। फिर इकोनॉमी देखोगे तो वहां भी 80 मार्क्स के आसपास की इकोनॉमी आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखोगे तो 40 मार्क्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इथिक्स 250 मार्क्स की आती है। करंट अफेयर तो हर पेपर में वैसे आता ही है, तो उसके तो मैं नंबर है ना मतलब मान लो 50 नंबर के क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो आप इसको एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो क्या ये 0 0 0 सब 0 हो गए, फिर 10 18 22 और 32, तो ये 2 और 3 चला गया, 4 5 2 7, तो 720, ठीक है। टोटल पेपर कितना होता है अपने आईएएस का, जो जीएस का मिला के होता है, वो होता है 1000 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से 720 मार्क्स का ना आपने ना मतलब ऐसा है जिसको आप है ना कॉमनली प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब देखो आपके पास एकदम साइंटिफिक और एक लॉजिकल रीजन है कि कहे कोई आरएस की और आईएएस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, कि भाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आईएएस का जो ना 720 नंबर का जो पार्ट है, मतलब 72% जीएस का पार्ट है, वो वहां पे रिपीट होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नहीं, पहले हम ये भी देख लेते हैं कि आरएस में कितना रिपीट होगा, लेकिन आरएस के लिए मैंने स्लाइड्स बना रखी है। तो अब आरएस में भी देखते हैं कि कितना % जो सिलेबस है यूपीएससी का हम पढ़ ले, तो उससे आरएस को क्या फायदा होगा। देखो ये तो मैं डायरेक्ट फायदा बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट फायदे बहुत होते हैं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो वो बहुत ही फंडामेंटल्स को लेके चलते हैं, क्योंकि वहां पेपर एनालिटिकल आता है। तो जब फंडामेंटल्स आपके एकदम क्लियर हो जाते हैं ना किसी सब्जेक्ट के, तो दूसरे सब्जेक्ट को समझना ना काफी आसान हो जाता है, और वो काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी। अब मैंने जैसे बताया था कि यूपीएससी के जो पेपर हो रहा है अभी, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन आरएस में तो वो है ही नहीं। अब उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करते समय ना हमें कौन कौन से फैक्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये स्टेज 3 है। स्टेज 1 में क्या हुआ कि हमने बेसिक फ्रेशर की तरह तैयारी कर ली। स्टेज 2 में क्या हुआ, हमने इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू को इंक्लूड कर लिया, और जो कॉमन सब्जेक्ट थे उनके बारे में तैयारी स्टार्ट कर दी। अब हम जैसे जैसे एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी भी कॉलेज कंप्लीशन की तरफ आ रही है, तो आपको ना आप बेसिक सब्जेक्ट्स को सबको पढ़ चुके हो, तो आपको ये भी पता चलने लग जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट है किस सब्जेक्ट में। और फिर है ना अब मतलब कि ऑप्शनल सिलेक्शन का एक डिसीजन आएगा कि जब आपको आईएएस का एग्जाम देना है, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इंटरेस्ट, ये सबसे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सोचिए कि मैं आपको आज बोल दूं कि ना मतलब कि मानो केमिस्ट्री में नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, चलो आप केमिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल ले लो, लेकिन आपने इस साल लिया
लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर अगली साल क्या पता ना नंबर अच्छे नहीं है, तो आपके 2-3 साल की जर्नी हो सकती है। तो 2-3 साल आप बिना इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को ले लिया ना, तो मतलब कि ना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्शनल सेलेक्ट करो ना, तो आप सबसे पहले अपने आप से यही क्वेश्चन पूछो कि मैं इसको 2-3 साल तक पढ़ सकता हूँ, यदि मैं 10 घंटे दिन में पढ़ूं तो मैं इससे बोर होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ये चीजें हैं आपकी। फिर है ना आप ये देखो कि ना जीएस के सिलेबस में ना कितना ओवरलैप कर रहा है, जैसे जीएस 1, 2, 3, 4 का सिलेबस उठा के देखो। फिर है ना मतलब जनरली ये आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा कि कौन सा सिलेबस, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपने लिया तो 100 नंबर का जीएस में ना रिपीट होगा। ऐसे ही ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी लिया तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी रिपीट होंगी। पॉलिटी एंड आईआर के ऊपर तो पूरा जीएस 2 रिपीट हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे तो जीएस 2 जीएस 4 में रिपीट होगा। इकोनॉमिक्स में जीएस 3 में रिपीट होगा। तो आप वो देखिए कि जीएस के साथ है ना मतलब जो आईएएस का ना जनरल स्टडीज के पेपर आते हैं उनके साथ है ना कितना कवरेज है। अब लेकिन जब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ना आरएस के साथ भी तैयारी कर रहे हैं, तो आरएस के साथ भी यदि तैयारी कर रहे हैं तो हम ऐसा सब्जेक्ट चाहेंगे जिसकी ओवरलैपिंग आरएस के सिलेबस के साथ भी हो। ठीक है, तो अब मैं तो इस जर्नी के थ्रू निकल चुका हूं, तो मैं आपको इस चीज के बारे में बता सकता हूं कि कौन सा ऐसा ऑप्शनल है जिसका ना ओवरलैपिंग है ना सबसे ज्यादा है। तो यदि केवल यही फैक्टर ध्यान में रखा जाए कि ओवरलैपिंग हमें देखनी है, बाकी चीजों को ना हमें नहीं देखना, तो ओवरलैपिंग वाले जो पॉइंट्स है ना उनको जो देखते हैं सब्जेक्ट, जो मेरी राय में ना सबसे अच्छे सब्जेक्ट हो सकते हैं आरएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले मैं जो 1 नंबर पे जो ऑप्शनल है वो पीएसआईआर को बताना चाहूंगा। देखो पीएसआईआर क्यों, क्योंकि देखो एक तो जनरल इंटरेस्ट भी आता है इसमें कि पीएसआईआर का मतलब है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, एक तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है, दूसरा उसका जीएस 2 का पेपर पूरा ना मतलब कवर कर लेगा तो वहां भी ओवरलैपिंग है। और आरएस के अंदर सबसे बड़ा ना कोई भी सिलेबस है, ये देखो 75 मार्क्स की तो पॉलिटी आती है, वहां हो जाता है 25 से ना ज्यादा मार्क्स की ना इसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है ना पॉलिटी रिपीट होती है। तो टोटल ये जो सब्जेक्ट है ना ये आरएस के अंदर है ना 100 मार्क्स है ना मतलब कवर करता है। यदि आपका पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आरएस के अंदर जो 100 मार्क्स आएंगे ना उसके अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शनल मैं जैसे बताऊंगा कि फिलोसॉफी, तो इसमें भी जो इथिक्स वाला पार्ट आता है वो फिलोसॉफी की तरफ झुका हुआ आता है। और फिर मैंने उसमें भी बताया था कि ना टोटल इसमें भी जो कवरेज होता है वो लगभग 80 से 90 मार्क्स का आपका हो जाएगा। फिर तीसरा अच्छा सब्जेक्ट आप जियोग्राफी भी ले सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी भी हमारे यहाँ आरएस के अंदर 65 नंबर की तो डायरेक्ट ज्योग्राफी आ रही है, और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी उसी का पार्ट होता है। तो उसमें भी आराम से जो 80 से 90 मार्क्स का रिपीटिशन होगा। ठीक है, फिर आप आगे 4th नंबर पे आप देखो हिस्ट्री ले सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री भी राजस्थान में 75 मार्क्स की आती है, उसमें राजस्थान हिस्ट्री हटा दो तो लगभग 50 से 60 मार्क्स ना आपको हिस्ट्री ऑप्शनल होने की वजह से बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये भी देख लिया आपने। फिर और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मतलब रिपीट हो रहे हैं, तो फिर इकोनॉमिक्स ले सकते हो। तो इकोनॉमिक्स में भी ना 40-50 मार्क्स का जो सिलेबस है वो आरएस के अंदर है ना आप रिपीट करोगे, और इससे भी ज्यादा करोगे क्योंकि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वगैरह है तो उनमें। उनके अलावा अब इनके अलावा ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ना डायरेक्ट यहाँ पे ना 65 मार्क्स का आ रहा है, और इथिक्स वगैरह में देखें तो 20 मार्क्स का और ऐड कर लो तो 85 के आसपास के जो मार्क्स हैं वो आप है ना इससे भी मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी कर सकते हो। तो ये जो 5-6 सब्जेक्ट है जिनको मुझे लगता है कि यदि आप कर सकते हो तो पीएसआईआर सबसे अच्छा हो सकता है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सकता है, फिलोसॉफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो इनमें से आप ना अपनी जो भी मतलब आपको इंटरेस्ट लगे कि इस तरीके से मैं यदि तैयारी करूं, तो मैंने तो ये बताया कि जनरल आरएस के साथ ओवरलैपिंग कौन से सब्जेक्ट की होगी और कितने मार्क्स की होगी, तो ये आपका ना पर्सनल डिसीजन है। उसके बाद तो हम बाकी फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि वो आपने जब आप इतना टाइम से ना पिछले 3-4 सालों से पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पे आपको ना ऑप्शनल सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो आप देखिए कि वो सब्जेक्ट फैक्चुअल है या कंसेप्चुअल है। कुछ जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं उन्हें लगता है याद करना काफी ज्यादा टिपिकल काम है, तो मैं ना कंसेप्चुअल सब्जेक्ट की तरफ जाता हूं। तो आप कंसेप्चुअल सब्जेक्ट लेना चाहोगे या फैक्चुअल? तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको फैक्ट्स याद करने में बहुत मजा आता है और उनके पास अच्छी टेक्निक्स होती हैं, तो उनको फैक्चुअल की तरफ जाना चाहिए।
करंट है या स्टैटिक है। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा करंट डायनेमिक्स वाले होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, अब उसमें आईआर तो चेंज होता रहेगा, पॉलिटी में भी करंट अफेयर आते रहते हैं, जो केवल थ्योरी वाला पार्ट है उसको छोड़ के ना इसमें थोड़ा डायनेमिक इन नेचर होता है ये। तो इसमें अब क्या होता है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ये सोचता है कि इतना मैं मतलब कि स्टैटिक पार्ट के अलावा ना करंट कहीं से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कोचिंग अवेलेबल होगी या नहीं होगी जो मुझे करंट अफेयर दे दे, तो उसको आप देख सकते हो। फिर आप ना आपको गाइडेंस कौन सी अवेलेबल है, आपके टीचर्स वगैरह अवेलेबल है क्या, कोचिंग वगैरह अवेलेबल है क्या, वो मटेरियल है क्या, टेस्ट सीरीज है क्या, और कैरियर का बैकअप भी ऑप्शनल है क्या। जैसे कि आपने जो सब्जेक्ट मैंने बताए, यदि आप जैसे कि मानो कि उसके अंदर एमए कर चुके हो, बीएड कर चुके हो, तो आप ना जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसको दे सकते हो। नेट वगैरह क्लियर है तो कॉलेज प्रोफेसर का एग्जाम है वो आप दे सकते हो, क्योंकि जहाँ पे आपका ना मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से भी लगता है, ज्योग्राफी से भी लगता है, हिस्ट्री से भी लगता है, तो आप ना कैरियर बैकअप के ऑप्शन के तौर पे भी ना किसी उस सब्जेक्ट को रख सकते हो। तो ये आप ना जब तीसरी स्टेज में जाके जब ऑप्शन सेलेक्ट करो ना, तो इन सारी चीजों के बारे में आप ना एकदम गौर करना, और उसके बाद भी आपको डाउट होना तो कभी भी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर आओ, आराम से बैठो और इनसे बात करो कि है ना हम कौन सी जो सब्जेक्ट है उनके अंदर मेरी क्या क्या रुचि है और मैं इनको आरएस में आईएएस में लूँ तो क्या फायदा है। और फिर जब फोर्थ स्टेज आ जाएगी, जब आपका एग्जाम आ गया है और अब आपको तैयारी करनी है, तो एग्जाम सेंट्रिक तैयारी करनी है, तो आरएस के लिए यदि तैयारी करनी है तो मैं ये वीडियो सारे बनाते जा रहा हूँ, उस प्ले लिस्ट को आपको पूरी को देखना है, चाहे कितने वीडियो आपको लगे कि 15-20 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी देखो। अब्राहम लिंकन की तरह बताया ना कि 4 घंटे आपने यदि एक्स को शार्पन कर लिया ना, तो फिर कटने में ना जो सिलेबस है ना बहुत इजीली कट जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ गौरव भैया कुछ अच्छी बात हमें बता के गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आरएस और आईएएस का जो सिलेबस है वो एक दूसरे को कितना ओवरलैप करता है, और उस ओवरलैपिंग में ना हम तैयारी करें तो साथ में क्या क्या। तो देखो पहले तो प्रीलिम्स की तैयारी देखते हैं कि प्रीलिम्स में कितना। तो देखो इंडियन हिस्ट्री से और आर्ट एंड कल्चर से टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से भी और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको मिला के टोटल 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहते हैं। मतलब ऐसा कभी 8 हो गया, कभी 9 हो गया, कभी 11 हो गया, 12 हो गया, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन रहते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स से तो 10 क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, और जो राजस्थान इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं उनके फंडामेंटल भी इंडियन इकोनॉमिक्स से क्लियर होते हैं। इंडियन पॉलिटी जो मतलब अपना लक्ष्मीकांत और संविधान है वहां से लगभग 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी तो मतलब कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस के अलावा 4-5 क्वेश्चंस के अलावा नहीं आती, तो बाकी तो इंडियन पॉलिटी से आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर साल 15 क्वेश्चन मिनिमम मान लीजिए, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन दोनों जगह कॉमन हो रहे, करंट अफेयर के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन है ना मतलब राजस्थान से नहीं होते, सारे ना इंडिया से होते, तो आप 10 क्वेश्चन उनमें से मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। तो आप टोटल देखोगे कि ना 90 क्वेश्चन है ना जो मतलब प्रीलिम्स के अंदर आ रहे हैं, वो यदि आपकी ना आईएएस की तैयारी एकदम बहुत अच्छे से है तो आपको देखो इसमें राजस्थान का पोर्शन आपने नहीं पढ़ा, फिर भी आप ना 90 जो क्वेश्चन है ना उनको ना खुद के उस पे कर सकते हो, मतलब जो आईएएस की तैयारी, और 90 क्वेश्चंस के यदि आप मार्क्स देखोगे तो 120 मार्क्स हैं। तो 120 मार्क्स का मतलब क्या है कि मतलब आपका जो कट ऑफ है जैसे कि ना मतलब कि 70 गई थी और 75 गई थी, तो उनसे 120 मार्क्स तो कितने ज्यादा हैं। मतलब आप यदि राजस्थान ना भी पढ़ो और इंडियन जो आईएएस का सिलेबस है उसपे कंसेप्चुअल आपकी ना एकदम पकड़ है, तो आप 120 मार्क्स तक ना इसमें आसानी से सिक्योर कर सकते हो। तो प्रीलिम्स के लिए आपको पता चल गया कि आईएएस और आरएएस की तैयारी एक साथ की जा सकती है। अब हम पेपर का थोड़ा सा डिस्कशन है ना इस लास्ट में करेंगे, जब ये पूरा वीडियो जाएगा तो उसके लास्ट में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो पेपर है ना उनके अंदर डिफरेंस है और क्वेश्चंस पूछने का जो नेचर है दोनों एग्जाम का वो किस तरीके से अलग है। अब हम देखते हैं कि आरएस का जो मेंस है उसके साथ कितनी ओवरलैपिंग हो रही है जो हमारे आईएएस का सब्जेक्ट है। देखो हिस्ट्री टोटल 75 मार्क्स की आती है, उसमें से 25 मार्क्स की तो ना राजस्थान हिस्ट्री आती है, इसलिए केवल 50 मार्क्स का मतलब कि हम ये सोच सकते हैं कि जो ओवरलैप हो रहा है। इकोनॉमी 65 की आती है, लेकिन उसमें से 25 राजस्थान की इकोनॉमिक्स आती है, तो जो 40 नंबर का पार्ट है रिपीट हो रहा है। फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है ना जो मेंस के अंदर डाले हुए हैं वो दोनों ही सब्जेक्ट है ना आईएएस के अंदर नहीं है, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी है उसके बहुत सारे जो टॉपिक हैं कास्ट वगैरह, सोशलाइजेशन वगैरह है, और जो संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन वगैरह है वो रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे 10 नंबर के आप रिपीट कर सकते हो। तो टोटल जो हमारा GS1 है जो 200 मार्क्स का है उसमें से 100 मार्क्स है ना वो यहाँ पे आपका ओवरलैप हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एक तो कि हाँ इसमें 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, और फिर यदि हम राजस्थान और मैनेजमेंट और ये दो छोटे सब्जेक्ट हैं उनको रीड कर लेंगे तो पूरा कवर हो सकता है। अब सेकंड आप देखिए, अब हम GS2 की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो GS2 ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ये पेपर है ना
मतलब आपको मेक एंड ब्रेक सब तरीके से कर सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो आईएएस में रिपीट होता है, पूरा का पूरा ये प्रीलिम्स के अंदर रिपीट होता है, और ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब इस पेपर में आप गप भी नहीं मार सकते। तो ये GS2 का पेपर है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप ना अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या आगे सोच रहे हो कि एक साथ प्रिपरेशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। अब देखो इथिक्स है ना जो 65 मार्क्स की आती है, उसमें से ना 10 मार्क्स मैंने इसलिए घटा दिए क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे शुभ वगैरह हैं, ड्यूटीज वगैरह हैं, वो आईएएस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन वो एक्स्ट्रा डाल दी, तो वहां से मानो 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया। गीता वगैरह वैसे यूपीएससी में भी ना यूज करवाते हैं, लेकिन डायरेक्ट टॉपिक नहीं दिया हुआ, तो आप मान लीजिए कि 5-10 नंबर के कोई क्वेश्चन अलग आ गए, लेकिन फिर भी 55 मार्क्स की जो इथिक्स होगी ना वो ना उसमें रिपीट होगी। और यदि जिस तरीके से इथिक्स के अंदर लिखा हुआ है कि केस स्टडीज आएंगी, तो यदि इथिक्स का अब कोई सिलेबस के अंदर मॉडिफाई होता है तो ना मतलब इथिक्स का पार्ट है ना जो बढ़ने वाला है, केस स्टडी वाला पार्ट है ना वो जरूर बढ़ने वाला है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए 75 मार्क्स की साइंस आती है आरएस के अंदर, 10 मार्क्स मैंने क्यों रिड्यूस कर दिए, क्योंकि उसमें 2-4 टॉपिक ऐसे हैं कि राजस्थान के जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनके बारे में, राजस्थान का जो वाटर कंजर्वेशन के टेक्निक्स हैं उनके बारे में, तो उनको हटा दिया जाए तो 65 नंबर का तो फिर भी पूरा का पूरा रिपीट होगा। साइंस यूपीएससी के लिए भी वही है, आरएस के लिए भी वही है, टेक्नोलॉजी यूपीएससी के लिए भी वही, आरएस के लिए भी वही, तो इन चीजों को हमने देख लिया। फिर ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी 65 मार्क्स की आती है, 25 मार्क्स की आप यदि आरएस की हटा दो तो ना 40 मार्क्स की तो फिर भी बचेगी, तो 160 मार्क्स ना यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये पेपर देखिए आप कितना ना ज्यादा ओवरलैप कर रहा है यूपीएससी के सिलेबस के साथ। तो आप देख सकते हो कि ना दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है, आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। पेपर के बारे में हम थोड़ा 1-2 स्लाइड के बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम पेपर 3 में कि पेपर 3 में हम कितना रिपीट करवाएंगे। तो पॉलिटी और आईआर के अंदर 75 मार्क्स, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉलिटी का ही पार्ट रिपीट हो रहा है तो वो 25 मार्क्स। मतलब जो हमने पहले देखा था कि पॉलिटिकल साइंस है उसका जो 100 मार्क्स है तो वो रिपीट होंगी। बाकी देखो साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो अपनी लॉ है, योगा है, ये ना आईएएस के अंदर नहीं आते। तो इस सब्जेक्ट के अंदर, इस GS3 के अंदर है ना ओवरलैप है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि 100% है ना जो ओवरलैप है, और जो ओवरलैपिंग नहीं है जो पार्ट वो तो काफी छोटा पार्ट है, और उन पार्ट को भी मैं तो ओवरलैपिंग मानता हूं। जैसे लॉ है तो आईटी एक्ट है या पोस्को एक्ट है, ये सारे एक्ट तो हम वैसे भी ना मतलब कि यूपीएससी के लिए स्टडी करते हैं, तो ना मैं उनको ना मतलब मानता हूं कि वो भी रिपीट होते हैं। तो 100 से भी प्लस ज्यादा मार्क्स है वो रिपीट हो सकते हैं। अब GS4 में देखिए कि GS4 में ना कि कितना रिपीट होता है, क्योंकि वहां हिंदी इंग्लिश आता है, वो कंपलसरी मतलब केवल क्वालिफाइंग इन नेचर आता है मेंस के अंदर, लेकिन यहाँ तो उसके मार्क्स ऐड होते हैं। लेकिन फिर भी देखिए जो निबंध और ऐसे दोनों मिला के आते हैं, निबंध अपने हिंदी में 20 मार्क्स का आता है, ऐसे 10 नंबर का आना मतलब उनके अंदर आता है, तो उसके अंदर जो मल्टी डायमेंशन खींचने की जरूरत पड़ती है। और यूपीएससी के अंदर तो 250 नंबर का आना मतलब कि पेपर आता है अलग से, मतलब ऐसे के लिए, तो वहां का जब आप ऐसे की तैयारी कर लोगे तो यहाँ के ऐसे की भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो 30 मार्क्स की ये आ गई। फिर थीम राइटिंग और पल्लवन दोनों आते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को आपको ना एक्सप्लेन करना है आगे की टर्म्स में। तो जैसे यूपीएससी में ऐसे लिखते हैं ना, तो वहां पे भी आजकल तो ना मतलब फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, तो उनके लिए लाइन ही आती है, एक पूरी लाइन लिखी हुई होती है, उसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है, यहाँ तो छोटा सा एक्सप्लेन करना है, तो ये भी उसी का पार्ट हो जाएगा। फिर पैराग्राफ सॉल्विंग जो सीसेट के अंदर ट्राई करते हैं, और है ना मतलब कॉम्प्रहेंशन के जो अलग पार्ट है ना जो सीसेट वगैरह में भी आते हैं, तो वो यूपीएससी में भी आ रहे हैं, यहाँ मेंस के अंदर भी आ रहे हैं। तो टोटल लगभग 70 मार्क्स का जो सिलेबस है ये हिंदी इंग्लिश में वो भी कवर कर लेते हैं। और हिंदी इंग्लिश में जो बेसिक ग्रामर है वो लगभग है ना 70-80 नंबर की ग्रामर आती है हिंदी इंग्लिश की दोनों की मिला के। वो कोई भी यूपीएससी का स्टूडेंट कभी भी एनी टाइम पेपर देगा ना तो 40-50 नंबर उसमें आसानी से सिक्योर कर लेगा। तो मतलब आप देखो तो इस पेपर में भी आप 100+ मार्क्स है ना आराम से ना मतलब कर सकते हो यूपीएससी की स्टडी से ही, ठीक है। तो टोटल हमने क्या देखा कि कितना ओवरलैप कर रहा है। मैंने जो उसके फ्रिंज टॉपिक है ना उनको तो ध्यान ही नहीं रखा, केवल वो टॉपिक जो केवल रिपीट हो रहे हैं ना वो ना 430 मार्क्स के ना 800 में से रिपीट हो रहे हैं। तो लगभग 55% सिलेबस इन दोनों एग्जाम का ना सेम है, पैटर्न अलग होगा, उनकी बात हम अभी पीपीटी के बाद करते हैं। और बाकी क्या है कि देखो बेसिक हिंदी इंग्लिश है ना आपकी तैयार रहती है। जैसे मैंने बताया कि 80 नंबर की यदि हिंदी इंग्लिश ग्रामर आ रही है ना तो 40 नंबर तो आप किसी भी दिन लेके आ सकते हो, तो वो 40 आप इसमें और ऐड कर लो, आप थोड़ा सा पढ़े तो और बढ़ जाएंगे। और बाकी जो है ना मतलब कि मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, योगा, साइकोलॉजी, लॉ, ऐसे सब्जेक्ट तो आप ऐसे है कि इनको 5-5 दिन में तैयार करोगे ना तो 20-25 दिन में आप इनको तैयार कर सकते हो। फिर करंट अफेयर दोनों जगह सेम है। अब जैसे कि किसी साइकोलॉजी का
कोई नया करंट अफेयर आया या लो का कोई करंट अफेयर आया तो वो तो यूपीएससी का स्टूडेंट वैसे ही तैयार कर लेगा। तो 10-20 नंबर यहाँ पे भी आप ऐसे है ना मतलब ले सकते हो। फिर आपका यूपीएससी में जब आप पढ़ते हो ना तो बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप उत्तर लिख के आओगे आरएस का तो अपने आप ही आपका उत्तर ना थोड़ा अलग हो जाएगा, तो आपको 20-30 मार्क्स का यहाँ पे मतलब कि वो एडवांटेज हो जाएगा। तो टोटल आप अब देखोगे ना तो लगभग है ना 500 मार्क्स है ना 800 में से वो आप क्या कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे कि यदि आपका यूपीएससी पे ना बहुत अच्छे से कमांड है। तो ये डाउट तो अब आपका दूर हो गया होगा, मैंने पूरा एकदम आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से है ना मतलब कि आईएएस के अंदर जो आरएस की तैयारी कर रहा है वो आईएएस के अंदर कितने सब्जेक्टों के अंदर अच्छा कर सकता है। दूसरा कि मतलब कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है, ऑप्शनल में कौन से ऑप्शनल ऐसे हैं जो जीएस के साथ भी रिपीट होते हैं और आरएस के सिलेबस के साथ भी ओवरलैप होते हैं। उसके बाद हमने प्रीलिम्स में देखा, प्रीलिम्स आसानी से यदि बिना राजस्थान पढ़े भी ना क्लियर हो सकती है। मेंस, फिर मेंस के अंदर हमने एक एक पेपर के अंदर निकाल के देखा कि किस तरीके से ना मतलब जीएस1 के अंदर कितना रिपीट हो रहा है, जीएस2 के अंदर कितना रिपीट हो रहा है। ये टोटल हमने देखा ही लगभग 500 नंबर तक का ना जो 800 में से रिपीट करवा सकते हो, 60-62% सिलेबस आपका अच्छे से तैयार हो सकता है। अब इन दोनों एग्जामों में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस तो है जो नए छोटे वाले सब्जेक्ट डाल दिए गए। तो जैसे छोटे वाले सब्जेक्ट इन्होंने लॉ, साइकोलॉजी, योगा, सोशियोलॉजी हो गया, फिर मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके के जो सिलेबस है वो वहाँ पे नहीं है, तो उनको ना यूपीएससी स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो तो 1 महीने तक का ही है, 1 महीने के अंदर आप उन सारे छोटे सब्जेक्ट को पढ़ दोगे। लेकिन मेन डिफरेंस आता है हिंदी इंग्लिश वाला। हिंदी इंग्लिश में जब हम बहुत ज्यादा टाइम तक है ना हिंदी को नहीं पढ़ते ना तो उसकी जो ग्रामर के बेसिक क्वेश्चन तो आराम से सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उनके बाद हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस आता है। तो उसमें यदि हिंदी इंग्लिश में ना मतलब लास्ट ईयर 2018 का देखा जाए तो काफी ज्यादा मतलब मार्क्स है ना लोगों ने सिक्योर किए हैं। इसके अंदर 148 आए हैं पद्मा जी के। तो मतलब सोचिए कि इतने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उस पेपर के अंदर, तो उसको ज्यादा लाइटली नहीं ले सकते। अब उसके अलावा देखो इनके नेचर में डिफरेंस है बेसिक। आरएस के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। ठीक है, 2 नंबर के अंदर वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि डूंगर जी ज्वार जी कौन थे, तो अब इसमें आप ब्लफ नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा है कि जैसे 5 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं ना तो एग्जैक्ट वो ऐसी चीजें पूछते हैं जिनके 4 या 5 पॉइंट होते हैं कि ना न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की 4 नहीं, वो कौन सी अवधारणाएं आई थी, तो आपको 4 बतानी पड़ती हैं। उसमें आप ब्लफ नहीं कर सकते न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये है, इसका सोसाइटी पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, उसने 4 एग्जैक्ट पूछी हैं। तो आरएस का तो मेंस का भी जो पेपर होता है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है और वहां पे ना बड़े क्वेश्चन लिखने वाले तो बहुत कम आते हैं और स्पेस भी बहुत लिमिटेड होता है। तो आपको नॉलेज की उतनी डेप्थ की जरूरत नहीं पड़ती। आप यदि ऊपर ऊपर से भी सारा सिलेबस कवर कर लिया ना तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन यूपीएससी के अंदर देखो 150-250 वर्ड लिखने होते हैं, तो 150-250 वर्ड लिखने होते हैं ना, वो टाइम बहुत ज्यादा कम होता है वहां पे। मतलब आप देख लीजिए आरएस के मेंस के अंदर है ना आपको 2000 से ना 2200 वर्ड सी लिखने पड़ते हैं मैक्सिमम पेपर में, लेकिन आपको ना आईएएस के मेंस के अंदर कितना वर्ड लिखना पड़ेगा, 4000, 4500, मतलब यहाँ से डबल वर्ड लिखने हैं। और वहां पे ना डेप्थ वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे मतलब आपको और ज्यादा डीप पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप डीप नहीं पढ़ोगे और सरफेसियल पढ़ लिया ना तो आप उन क्वेश्चंस को ना मतलब कि जस्टिफाई नहीं कर पाओगे और उतना जल्दी लिख नहीं पाओगे, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये बेसिक है ना, हमने इसमें इन दोनों एग्जाम में सिमिलरिटी देखी और डिफरेंसेस देखे। फिर भी आपको कोई डाउट लगे कि ये डाउट भैया मेरे को अभी भी रह गया कि इस चीज को मैं किस तरीके से सॉल्व करूं, इन दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी कैसे स्टार्ट की जाए, बुक लिस्ट वगैरह मैं इसमें पहले से सारी बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा एस्पेक्ट छोड़ा है कि जो आपके डाउट का कारण बने। फिर भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मोस्ट वेलकम हो। मैं ये सीरीज जब तक पूरी करूंगा, मैं चाहता हूं कि कोई भी प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है तो उसके बैक ऑफ द माइंड की जितनी भी एक्टिविटी है ना वो सारी बंद हो जाए, वो केवल अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगाए। ठीक है, तो फिर आप अच्छे से तैयारी करते ही रहिए और एकदम अच्छा सा रिजल्ट लाना है आपको, और अपने घर वालों का सबका ना जो मतलब अपना मान सम्मान है उसको बढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।